यार, आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है भारतीय लोक प्रशासन में स्टाफ अभिकरण। यानी कि जो भारत में लोक प्रशासन है, उसमें स्टाफ अभिकरण कौन कौन से विभागों को हम स्टाफ अभिकरण कह सकते हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय लोक प्रशासन के प्रमुख स्टाफ अभिकरण जो हैं इस प्रकार से है। पहला है प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे कि पीएमओ भी कहा जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। भारत में जो प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री सचिवालय है, उसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को की गई थी और इसे उन कार्यों को करने के लिए दिया जाता है जो स्वतंत्रता से पूर्व गवर्नर जनरल के सचिव द्वारा किए जाते थे। और इसका जो मुख्य कार्य है वह प्रधानमंत्री को जिन विषयों पर वो सहायता चाहते हैं, उन विषयों पर आवश्यक सूचनाएं व परामर्श प्रदान करना पीएमओ का काम होता है। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री को सहायता करना, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है उसी को ही पीएमओ कहा जाता है। दूसरा है मंत्रिमंडल सचिवालय, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं, उनका जो सचिवालय होता है उसे मंत्रिमंडल सचिवालय कहते हैं। और अगर स्वतंत्रता से पूर्व देखें तो भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर की गई थी। यह मुख्य कार्यपालिका प्रधानमंत्री के सहयोगियों का एक संगठन है। जैसा आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के सहयोगियों, जो जितने भी सहयोगी होते हैं वो उनको ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। और इनका एक अध्यक्ष होता है जिसे कि हम सचिव कहते हैं। यह मंत्रिमंडल जो अपनी बैठकें आयोजित करता है, उनके लिए जो कार्यसूचियां तैयार करता है, वही मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत की जाती है और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही क्या है, कार्य किए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उसकी भूमिका जो वर्तमान में है काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उसके आधार पर ही, जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उसके आधार पर ही जो देशव्यापी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन उनके द्वारा किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मंत्रिमंडल होता है उसके कर्मचारियों का, जो उससे संबंधित जो विभाग हैं, उनका जो सचिवालय है उसे मंत्रिमंडल सचिवालय कहा जाता है और ये कहाँ होगा, दिल्ली में। उसके पश्चात मंत्रिमंडल समितियां। मंत्रिमंडल समितियां मंत्रिमंडल के कार्यों को कम करने के लिए या हल्का करने के लिए बनाई जाती है और अभी तक कुल 13 प्रकार की मंत्रिमंडल समितियां क्या है, नियुक्त की जा चुकी हैं। ये समितियां विभिन्न विषयों पर परामर्श देती है तथा जो स्थायी समिति होती है स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है। स्थायी समिति के अतिरिक्त भी कई सारी समितियां होती हैं जिन्हें कि तदर्थ समिति या अस्थायी समितियां कहा जाता है। और लगभग सभी जो समितियां हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राजनीतिक मामलों की जो समिति होती है वह इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है और इन समितियों को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके पश्चात योजना आयोग, जो आपने अब योजना आयोग का नाम आप जानते हैं बदल दिया गया है और इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, किंतु वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी और यह भी क्या है, योजना के संबंध में, पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में क्या है, परामर्श देने का कार्य करता था और इसके आधार पर किसी भी योजना का क्या है, परामर्श दिया जाता था और इसके आधार पर योजनाओं को लागू किया जाता था। उसके बाद अगर देखें राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यह भी भारतीय जो शासन व्यवस्था है
उसमें एक सूत्र अभिकरण है, स्टाफ अभिकरण है, और जो पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है उनके उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या है, स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व योजना आयोग के सदस्य इस परिषद के क्या है, सदस्य होते हैं। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है वो योजना आयोग को सहायता देने हेतु बनाई गई एक परिषद है। और क्योंकि मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं, इस कारण योजनाओं को राज्यों में लागू करने में क्या है, इसके परामर्श के आधार पर जो योजनाएं निर्मित की जाती है उनको राज्यों में क्रियान्वित करने में कोई परेशानी केंद्र को नहीं होती है। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वो लोक सेवकों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति के संबंध में कार्य करता है, उनके स्थानांतरण सभी कार्य वो करता है, नियुक्ति, पदोन्नति, प्रमोशन, उनका स्थानांतरण। तो ये बाकी कार्य मतलब नियुक्ति और पदोन्नति के लिए क्या है, मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग होता है। और यह भी क्या है, एक परामर्शदात्री निकाय है। जितने भी प्रकार के डीएम हैं, जिले में सबसे बड़ा डीएम होता है, सचिव स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति क्या है, लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जाती है। और लोक सेवा आयोग इसके लिए प्रत्येक वर्ष इसके लिए नियुक्ति निकालता है और केंद्र के सहायतार्थ लोक सेवकों की क्या है, नियुक्ति करता है। इसके अलावा ना आपने आईएएस की, आईएफएस की ये परीक्षाएं सुनी होगी, तो वो परीक्षाएं क्या है, लोक सेवा आयोग ही कराता है। इसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब केंद्र में जो कानून बनाए हैं उनका कोई दुरुपयोग करके या भ्रष्टाचार कर देता है तो केंद्रीय जांच ब्यूरो क्या है, उसकी जांच करती है। और यह भी एक क्या है, स्टाफ अभिकरण है। और यह भी प्रधानमंत्री की देखरेख में क्या है, अपने कार्यों का संचालन करता है। और जो अगला है वो है संगठन तथा प्रणाली संभाग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेथड्स। यह जो संभाग है वो केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों के कार्यों की आलोचनात्मक दृष्टि से क्या है, मूल्यांकन करता है और उनको ऐसे सुझाव देता है जिससे कि कार्य समय से क्या है, संपादित हो जाए या संपादित हो सके। इसका एक अन्य कार्य मंत्रिपरिषद के सचिवालय की प्रशासकीय शाखा को भी क्या है, परामर्श देना होता है। इसके अतिरिक्त जो अंतिम है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसके माध्यम से कि जितने भी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनका क्या है, संचालन होता है। उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए नियमों का, कानूनों का जो निर्माण है वो यूजीसी के तहत होता है। और इसका जो गठन है वो वर्ष 1956 में किया गया था। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने से संबंधित आवश्यक पहलुओं पर विचार करता है तथा इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण संस्तुतियां प्रदान करता है। यानी कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है उन पे निगरानी रखता है, उनको नियंत्रण में रखता है और उनके लिए नियमों का निर्माण करता है। तो ये तो थे भारत में जो स्टाफ अभिकरण है उनकी जानकारी। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।